नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24x7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आज कोई डिबेट नहीं होगा क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। जी हां, आज हम उन्हें विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू आवर प्राइम मिनिस्टर। भारत का 70 साल का जो इंतजार था वो शनिवार को खत्म हो गया और आज देखिए हम इस 5 बजे के अपने शो में प्रधानमंत्री का कार्यकाल और साथ ही क्या कुछ उपलब्धियां प्रधानमंत्री की रहीं, कौन सी बड़ी चीजें रहीं और साथ में विपक्ष और उनके जीवन में कितने कांटे रहे, उन सब के बारे में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश को उपहार प्रधानमंत्री ने दिया है। नामीबिया से आए चीतों ने देश की सरजमी पर पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही जन्मदिन के मौके पर कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को आजाद किया। साथ ही चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार भी जताया। इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का वो अंदाज भी देश ने देखा जो कभी कभी ही दिखाई पड़ता है। तो आप भी देखिए आज मोदी का अंदाज देश में कैसा रहा और साथ ही प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज आज पूरे देश भर को क्या कुछ कह रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को ऐसा उपहार दिया है जिसकी दरकार देश को 70 सालों से थी। पर्यावरण और फूड चेन को बनाए रखने के लिए चीतों की जरूरत थी। और जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने यही सौगात देश को दे दी। नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने से पहले की कहानी बहुत लंबी है। दरअसल 1952 में भारत से चीते विलुप्त हो गए थे, जिसके बाद से लगातार उनके पुनर्वास की कोशिशें की जा रही थीं। लेकिन मोदी सरकार ने तो मानो इसे मिशन ही मान लिया था। चीतों की वापसी के लिए प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई और इसी के तहत नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया। स्पेशल बोइंग विमान से चीतों को पहले ग्वालियर लाया गया और फिर उन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी कूनो नेशनल पार्क पहुंचे और फिर चीतों को आजाद कर दिया। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। अब से कुछ देर पहले मुझे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। चीतों की वापसी से पूरे देश में जश्न का माहौल है, मानो हर किसी की मुराद पूरी हो गई हो। पीएम मोदी भी देश की भावनाओं को समझ रहे हैं और इसी वजह से देशवासियों से अतीत को भूलकर वर्तमान का जश्न मनाने की बात कह रहे हैं। मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को इस ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा मैं आप सबको
इस इलाके के नागरिकों को एक विशेष बधाई देता हूं। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, जंगल भी बहुत है, वन्य पशु भी बहुत जगह पे हैं, लेकिन ये चीते आपके यहां आने का भारत सरकार ने निर्णय क्यों किया? क्या कभी आपने सोचा है? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये चीता आपको सुपुर्द इसलिए किया है कि आप पर हमारा भरोसा है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश को जो बड़ा उपहार मिला है, इसका एहसास हर किसी को है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चीतों की वापसी को बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। मध्य प्रदेश को इससे बड़ी सौगात हो नहीं सकती कि अफ्रीका से, नामीबिया से चीते भारत और भारत में भी मध्य प्रदेश में भी कूनो पालपुर आ रहे हैं। ये प्राणियों में सद्भावना हो। चीता समाप्त हो गया था, चीता को फिर से पुनर्स्थापन करने का ऐतिहासिक काम हो रहा है। इस सदी की वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी घटना है ये, और इससे मध्य प्रदेश, विशेषकर उस अंचल में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो उस क्षेत्र के लिए तो चीता वरदान होंगे। ये अद्भुत और ऐतिहासिक सौगात के लिए भी प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरी बार देश में चीता आ रहा है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करने पहुंचे हैं, इससे क्या पर्यटक को भी वहां जाने का मौका मिलेगा जिस तरीके से चीते लुप्त हो रहे थे भारत से? देखिए, ये ऐतिहासिक कार्य हुआ, ये मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से काम हुआ है। देश से चीते गायब हो गए थे, 50-70 साल बाद चीते आए हैं। हम सभी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और देश का मान सम्मान भी बढ़ा इससे। भाई, नामीबिया से लाए गए चीते अफ्रीकी नस्ल के हैं, जिनके सर्वाइवल के लिए वन विभाग ने पूरे इंतजाम किए हैं। छोड़े गए चीतों पर नेविगेशन के जरिए नजर भी रखी जाएगी। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। इन पूरी तैयारियों को देखकर साफ लगता है कि सरकार चीतों के पुनर्वास के लिए कितनी गंभीर है, और हो भी क्यों ना, चीता जैसा तो कोई है ही नहीं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि चीतों और तेंदुओं में क्या अंतर होता है। तेंदुए के मुकाबले चीते का सिर बड़ा होता है। नर चीते का वजन लगभग 54 किलो होता है, जबकि नर तेंदुए का वजन लगभग 70 किलो होता है। तेंदुए के मुकाबले चीते के पैर भी थोड़े लंबे होते हैं। रफ्तार की बात करें तो चीते के आगे तेंदुआ कहीं नहीं ठहरता, क्योंकि चीते की रफ्तार तेंदुए से 2 गुनी होती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस भावना के तहत
मोदी सरकार प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को भारत लेकर आई है। विलुप्त चीतों की वापसी करा के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को बेशकीमती गिफ्ट दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट देखी है जो आज हमारे देश में हुआ उसके ऊपर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देखिए 72 साल के हो गए हैं, जिस मौके को खास बनाने के लिए बीजेपी देश भर में कई आयोजन भी कर रही है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच भाजपा ने सेवा पखवाड़ा रखा है और इसको मनाने का पूरा प्लान तैयार किया है। तो कहीं 17 सितंबर को पैदा होने वाले बच्चों को सोने की अंगूठियां भी दी जा रही हैं। बधाइयों का तांता सुबह से ही प्रधानमंत्री को उनके जन्म दिवस पर देने के लिए लोगों का लगा है। क्या नेता हो और क्या अभिनेता, सभी प्रधानमंत्री को शुभकामना संदेश भेज रहे हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये किसी त्योहार की तस्वीरें नहीं हैं, ये किसी शादी का जश्न नहीं है, ये जश्न है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन का। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं। देश भर में जगह जगह पर आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के साथ जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी को बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। पक्ष के नेता हों या विपक्ष के, सभी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए दिखे। पीएम मोदी के अच्छे दोस्त और बीजेपी के चाणक्य गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। देश के सर्वप्रिय नेता व हम सभी के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य व सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। मोदी जी ने अपनी भारत प्रथम की सोच व गरीब कल्याण के संकल्प से असंभव कार्यों को संभव करके दिखाया है। प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस उत्तराखंड के अंदर पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां आज से सेवा के अनेकों काम प्रारंभ हो रहे हैं। कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं सफाई के काम हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियाँ हो रही हैं, कहीं उनके द्वारा किए हुए कामों पर चर्चा हो रही है। हर क्षेत्र में लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। लगातार लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का इंतज़ार कर रहे थे। आज इंतज़ार की घड़ियां पूरी हुई और वैसे भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है, भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो दीर्घायु हों और उनका नेतृत्व हमें लंबे समय तक प्राप्त हो, वो स्वस्थ रहें और ऐसे ही भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान लगातार बढ़ाते रहें। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से अनंत शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वो दुनिया को दिशा दे रहे हैं और भारत की जनता के कल्याण के लिए तो काम कर ही रहे हैं। विश्व का कल्याण हो, ये जो धरती का मूल मंत्र है उसको भी साकार कर रहे हैं।
ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि आज इस दिन वो मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे। आज हमने मध्य प्रदेश में हर पंचायतों में और नगरों में हर वार्ड में अलग अलग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना के जो पात्र हितग्राही शेष रह गए हैं, जिनको अभी लाभ नहीं मिल रहा, उनको चिन्हित कर रहे हैं, हम शिविर लगा रहे हैं। और फिर हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित ना रहे। आज वृक्षारोपण का बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा चला रहा है। लगभग 25 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। सेवा का महायज्ञ भी आज प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं। देश के गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष ने पीएम मोदी को बधाई दी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भला कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने अपने नेतृत्व से देश में प्रगति और सुशासन को अभूतपूर्व मजबूती दी और पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और दीर्घायु करे। देश के साथ साथ दुनिया के कई बड़े नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी। इस कड़ी में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पीएम मोदी को बधाई भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आपके द्वारा अतुलनीय परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा और सृजनशीलता के साथ किया जा रहा राष्ट्र निर्माण का अभियान आपके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। मेरी स्वेच्छा है कि ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। बीजेपी के नेता तो प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे ही रहे थे, लेकिन इस सब के बीच एक बधाई ऐसी आई जिसे शायद नरेंद्र मोदी को खुशी भी दी होंगी। वो बधाई थी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की बधाइयां दी। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई। पीएम मोदी का अंदाज सबसे जुदा है और वही उन्हें सबसे खास बनाता है। जन्मदिन के मौके पर यूपी बीजेपी ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया है। इसके लिए यूपी बीजेपी ने कार्यक्रमों की लिस्ट भी जारी कर दी है। मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह सदा स्वस्थ रहें, वो दीर्घायु हों, हम लोगों की आयु भी उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रहती है वो निरंतर यही रहती है कि मेरा जन्मदिन समाज की और देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया जाए, जिससे लोगों की सेवा हो सके। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लोगों का बधाई देने का सिलसिला जारी है। देश दुनिया के तमाम बड़े नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर तो उनका बर्थडे ट्रेंड कर रहा है। मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण उनकी एक क्षमता जो है वो है लोगों को अपनाने की क्षमता, लोगों के दिल जीतने की क्षमता और एक अपनापन की भावना उत्पन्न करने की क्षमता। कहते हैं कि कई चीज़ रिश्तों में कहने से नहीं बनती, वो एक भावना उत्पन्न होती है व्यक्तियों के बीच में, और उसकी अपार क्षमता है प्रधानमंत्री जी में। अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है कनेक्टिविटी, और वो कनेक्ट करने की असीम क्षमता है। नरेंद्र मोदी जी सुशासन का इंस्टीट्यूशन और समावेशी विकास का मिशन है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ सुशासन का इंस्टीट्यूशन, समावेशी विकास का मिशन, कि उन्होंने इन 8.5 सालों में परिक्रमा पॉलिटिक्स को परास्त करके
परिश्रम को परिणाम में परिवर्तित करके दिखाया है। आज एक नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व, समावेशी सोच के साथ काम करने वाला नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है। और मोदी जी के जो शख्सियत है, उस शख्सियत को आज पूरी दुनिया सलाम इसलिए कर रही है कि उन्होंने भारत की आन बान शान को बढ़ाया है। मैं मोदी जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ, लंबी आयु की दुआएं के साथ मुबारकबाद देता हूँ, और देश के लिए उनकी बहुत ज़रूरत है। बीजेपी हर साल पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाती है, जिसके तहत बीजेपी की ओर से जनसेवा से जुड़े कई विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कहीं रक्तदान शिविर लगाया जाता है तो कहीं पर्यावरण बचाने का संदेश दिया जाता है, और लोग पीएम के लंबे और सुखद जीवन की कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है तो उनके बारे में कुछ जानना तो आज बनता ही है। ये बात हम सबको पता है कि उनका जन्म 17 सितंबर साल 1950 को गुजरात के महेसाणा ज़िले में स्थित वडनगर में हुआ था, और उनके पिता दामोदर दास की स्टेशन के बाहर एक चाय की दुकान थी, जिसमें वो भी अपने पिता की मदद किया करते थे। नरेंद्र मोदी ने बचपन से लेकर प्रधानमंत्री मोदी बनने तक बहुत संघर्ष किया। उन्हें इतनी आसानी से ये मुकाम हासिल नहीं हुआ है, उसके पीछे उनके माता पिता, भाई बहन सबकी मेहनत थी। आइए जानते हैं उनकी स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में, कितनी मेहनत और कितने कड़े संघर्ष करके नरेंद्र मोदी बने और साथ ही इस मुकाम को हासिल किया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी है, जिसका सफर गुजरात के वडनगर से शुरू होकर दिल्ली स्थित पीएम हाउस तक पहुंचा। हालांकि उनका ये सफर न सिर्फ संघर्षों से भरा रहा, बल्कि बेहद रोमांचक भी रहा। मां हीराबेन के लिए नरिया और दोस्तों के बीच एनडी के नाम से मशहूर नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महेसाणा जिले में स्थित वडनगर में हुआ। मोदी 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। आइए जानते हैं चाय बेचने वाला एक आम आदमी आखिर कैसे बना देश का प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी का बचपन बेहद संघर्षों में बीता। वडनगर के जिस घर में मोदी रहते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में न कोई खिड़की थी और न ही कोई बाथरूम। मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बने 1-1.5 कमरे के ढांचे वाले घर में उनका बचपन बीता। गुजरात के वडनगर की गलियों में बचपन बिताने वाले नरेंद्र मोदी की जिंदगी का सफर दुनिया के हर शख्स के लिए एक मिसाल है। उनके पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन के सामने एक छोटी सी दुकान पर चाय बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी ने महज 6 साल की उम्र से ही अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। बचपन में मोदी को जब भी पढ़ाई से समय मिलता था, वे अपने पिता की मदद करने के लिए दुकान पर पहुंच जाते और ट्रेनों में चाय बेचा करते। मोदी कहते हैं कि मैंने चाय बेची, मुझे इस पर गर्व है, लेकिन देश बेचने का काम नहीं किया। गुजरात बोर्ड से 1967 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली। 1983 में राजनीतिक विज्ञान में एमए किया। 2 साल के इस कोर्स में उनके पास यूरोपियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स एनालिसिस और साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट थे।
बचपन से ही था संघ से जुड़ाव। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़ गए थे। 1958 में आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। इसके बाद से ही नरेंद्र मोदी आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे। हालांकि बाद में चाय की दुकान पर बैठने की वजह से वो नियमित रूप से शाखाओं में शामिल नहीं हो पाते थे। 1987 में बीजेपी से जुड़ गए मोदी। 1967 में 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। इसके बाद वे 1974 में नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। संघ के रास्ते 1987 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। 1988 से 89 में बीजेपी की गुजरात इकाई का महासचिव बनाया। 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा में अहम भूमिका निभाई। 1995 में बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। 1998 में उन्हें महासचिव बनाया गया। इस पद पर नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 तक रहे। साल 2001 जो नरेंद्र मोदी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। 2001 में गुजरात में आई विनाशकारी भूकंप की वजह से 20,000 लोग मारे गए। इस दौरान राजनीतिक दबाव के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनकी जगह नरेंद्र मोदी को सीएम बनाया गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसके बाद तो मोदी ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 2012 आते आते बीजेपी में मोदी का कद इतना बड़ा हो चुका था कि पार्टी अब उन्हें देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखने लगी थी। 2013 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी और एनडीए ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। मैं चाय बेचते बेचते आया, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। और इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत हासिल की। जनता ने मोदी को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया और मई 2014 में वो देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 5 साल तक काम करने के बाद 2019 में जनता ने उन्हें एक बार फिर से चुना। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। भारत माता की। भारत माता की। तो ये तो हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के सफ़र के बाद, लेकिन अब आपको बताते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की लीडरशिप की वो खूबी जिससे देश की राजनीति में यानी कि बीजेपी के आसपास सिमट गई है। विपक्ष खत्म हो गया है और हर ओर मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती है। आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ा ब्रांड प्रधानमंत्री बन चुके हैं और कैसे वो राजनीति के सफ़र में एक के बाद एक मुकाम बनाते चले गए वो भी आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। देखिए। कोई व्यक्ति ना दौलत से बड़ा होता है और ना अपनी हासिल की गई शिक्षा से, वो बड़ा होता है अपनी सोच से। जो जितना बड़ा सोचेगा
उतनी ही बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। और भारतीय राजनीति में पीएम मोदी ने ये सच साबित कर दिखाया है। उनकी इसी बड़ी सोच के बड़े जादू का नतीजा है कि कभी राजनीति में अछूत समझे जाने वाली बीजेपी 2014 में 23 दलों के गठबंधन के साथ सत्ता में आई और आज भी उसके 15 सहयोगी हैं। मोदी की बड़ी सोच ने बीजेपी को देश में चौतरफा विस्तार दिया और उसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से 2014 की जो परिस्थितियां थी, उस समय निराशा थी, लोगों के अंदर कुहासा थी, लोगों के अंदर कुंठा थी और देश के लोग ये मान चुके थे कि अब कुछ सुधरने वाला नहीं है। एकदम सारा अंधकार में दिखाई देता था और पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की एक छवि बन गई थी कि हिंदुस्तान माने एक घोटालों का देश। सवेरे हम जब समाचार पत्र पढ़ते थे, देखते थे, तो सबसे पहले ये देखते थे कि आज कौन सा घोटाले का। विगत 8 वर्षों में एक भी घोटाला, चाहे वो केंद्र स्तर का हो, चाहे प्रादेशिक स्तर के हमारे लोग हों, किसी के खिलाफ इस प्रकार का आरोप नहीं है। तो इस दृष्टि से क्या नाम है, माननीय मोदी जी ने देश के 135 करोड़ लोगों की मानसिकता बदली है। बीजेपी और देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के नाम का जादू 2012 से ही चलना शुरू हो गया था। दरअसल 2012 में बीजेपी ने गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विधानसभा का लगातार तीसरा चुनाव जीता था। उस चुनाव में मोदी ने खुद को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया था। चुनाव के दौरान बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि गुजरात की जनता इस बार मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश का अगला प्रधानमंत्री चुन रही है। दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी सभी को आज लगता है कि भाजपा सरकार उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं दोनों की पूर्ति कर रही है। इस चुनाव में जीत के बाद बीजेपी पर मोदी की छाप और इसका असर दिखना शुरू हो गया था। 2012 में बीजेपी सिर्फ 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में अपने दम पर सत्ता में थी और पंजाब में वो अकाली दल के साथ छोटे सहयोगी के रूप में सत्ता में हिस्सेदार थी। लेकिन इसके बाद वो पूरे देश में सियासी आसमान पर घने बादल की तरह छाती चली गई। कुछ मेरी बातें नरेंद्र मोदी के साथ बनाने के पहले मैं 2 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा आपके श्रोताओं को, दर्शकों को, कि भारत में जो 13 प्रधानमंत्री पहले हुए, खैर लाल बहादुर शास्त्री भी थे, गुलजारीलाल नंदा भी थे, लेकिन बिल्कुल ही निचले गरीब तबके से उठ के जो आया हो और सर्वोच्च पद पर पहुंचा हो और अभी बिना अहंकार के अपनी बात कहता हो कि मैं कपड़े धोता था परिवार के तालाब में, गांव के तालाब में, और मेरी माँ मुझे खाना बना के देती थी, मैं खुद खाना बनाता था, फुटपाथ पर सोया हूँ, भाजपा ऑफिस में झाड़ू लगाया है। जो आदमी खुलकर कहता है तो तारीफ तो करनी पड़ेगी कि बजाय झूठे आडंबर के, धोखेबाजी के अल्फाजों के कि मैं अमीर घर में पैदा हुआ हूँ और अमीर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसीलिए एक आकर्षण पैदा होता है बड़ा सहज रूप से नरेंद्र मोदी के प्रति। साल 2014 में बीजेपी सिर्फ 7 राज्यों में सत्ता में थी। आज बीजेपी देश के 17 राज्यों में सत्ता में है। 12 राज्यों में वो अपने दम पर सत्ता में है। 7 राज्यों में से 6 राज्यों में वो छोटे सहयोगी दल की हैसियत से सत्ता में है। साल 2013 में गोवा में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी को पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया।
इस मौके पर मोदी ने पार्टी को अपने दम पर सत्ता में लाने का भरोसा दिलाया था। तब उन्होंने लोकसभा में 272 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। तब पार्टी के नेताओं और चुनावी विश्लेषण को ये दूर की कौड़ी लग रहा था, लेकिन मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित होने के बाद उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। आपनो आ प्रेम, आपना आशीर्वाद कच्छનું તો ભલું કરે છે, પણ એમાંથી પ્રેરણા લઈને હિન્દુસ્તાનના ખૂણે ખૂણે કશું કરી જ બતાવવાની પ્રેરણા પણ જાગે। 3 लाख किलोमीटर की यात्रा कर पूरे देश में 437 बड़ी चुनावी रैलियां की। 3D सभाएं और चाय पर चर्चा आदि को मिलाकर कुल 5,827 कार्यक्रम किए। चुनाव अभियान की शुरुआत 26 मार्च 2014 को जम्मू से की। चुनाव अभियान का समापन मंगल पांडे की जन्मभूमि बलिया में किया। स्वतंत्रता के बाद भारत की जनता ने एक अद्भुत चुनाव प्रचार देखा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 में 282 सीटों के साथ अभूतपूर्व सफलता हासिल की। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद बीजेपी देश भर में छाती चली गई। 2013 में राजस्थान और नागालैंड जीतकर बीजेपी 7 राज्यों की सत्ता पर काबिज हो चुकी थी। में मोदी के पीएम बनने के बाद बीजेपी एक के बाद एक राज्य जीतकर देश भर में चौतरफा फैलती चली गई। हालांकि बीच के कुछ राज्यों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन बड़ी जीत के पीछे हार छिप गई। – 2014 में हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल की। 2016 में बीजेपी ने झारखंड और मेघालय की सत्ता भी हासिल की। 2017 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी सरकार बनाई। देश के एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य राज्य जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी सत्ता में शामिल हो पाई तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी की बड़ी सोच का बड़ा जादू रहा। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 28 सीटें मिली थीं। वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी 25 सीटें जीतकर राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव के बाद कई हफ्तों की बातचीत के बाद 24 फरवरी 2015 को बीजेपी और पीडीपी ने राज्य में गठबंधन सरकार बनाने का फैसला किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री और बीजेपी के निर्मल सिंह उप मुख्यमंत्री बने थे। तब महबूबा मुफ्ती ने कहा था, सरकार सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि दिल जीतने के लिए है। दोनों लोग माननीय अटल जी का और माननीय मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, अलौकिक व्यक्तित्व था और दोनों के व्यक्तित्व को नापने के लिए शब्द कम पड़ सकते हैं। काल परिस्थिति के हिसाब से उस काल में जो भी देश की परिस्थितियां थी, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि आदि, अटल जी सर्वश्रेष्ठ नेता थे। भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के नेता माने जाते थे। और आज बदली हुई परिस्थितियों में आदरणीय मोदी जी ने विगत 8 वर्षों में जो हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो गांव से संबंधित हो, गरीबी से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, बेरोजगार नौजवानों से संबंधित हो, देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विकास से संबंधित हो, देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को, तो उन्होंने उच्च मानदंड स्थापित किए हैं और आज उसी का परिणाम है। और उनके अंदर जो अपने लक्ष्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है
उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जो ठान लिया वो ठान लिया, जो करना है वो करना, और उसके लिए वो अपना 100% झोंकते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लगाया गया। इसके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को पीडीपी का प्रमुख बनाया गया। अप्रैल में महबूबा मुफ्ती बीजेपी गठबंधन से जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2018 में बीजेपी ने गठबंधन तोड़ दिया और इस गठबंधन को लेकर बीजेपी पर कई तरह के सवाल भी उठे, लेकिन मोदी ने किसी की कोई परवाह नहीं की। पार्टी कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हारी। मध्य प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हुई बीजेपी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली करारी हार। राजस्थान में हार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा। साल 2018 में बीजेपी को कई राज्यों में करारी हार मिली, तो लगा कि 2019 में बीजेपी कहीं सत्ता से बाहर न हो जाए। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 से बड़ी जीत हासिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया। 2014 में बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीती थी। 2014 में सहयोगी दलों के साथ 336 सीटें जीती थीं। 2019 में भी बीजेपी की सीटें बढ़कर 303 हो गईं। सहयोगी दलों के साथ ये आंकड़ा 352 हो गया। 1984 में लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीतकर सत्ता में धमाकेदार वापसी की थी। उसके बाद कई राज्यों में भी उसने सत्ता विरोधी लहर को धता बताते हुए सत्ता में वापसी की। ये सब पीएम मोदी की बड़ी सोच के बड़े जादू की वजह से संभव हो पाया है। भारतीय राजनीति में पिछले 30 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत रही। इसी साल बीजेपी ने हरियाणा में फिर जीत हासिल की और महाराष्ट्र में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवसेना ने मुख्यमंत्री के सवाल पर बीजेपी से अपना वर्षों पुराना गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। लेकिन साल 2022 में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत शिवसेना के ही कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना को ही हाईजैक करवा दिया। आज शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सत्ता की कमान बीजेपी के हाथों में है। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के सीएम थे तो लगातार डबल डिजिट की उसमें ग्रोथ हो रही थी। अनेकों ऐसे काम किए जो देश में कभी नहीं हुए जब गुजरात के सीएम थे। अभी देश में भी प्रधानमंत्री रहते हुए अनेकों कार्य ऐसे ऐतिहासिक काम किया जो आज तक कभी नहीं हुआ। इसलिए सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों करके हम सभी प्रधानमंत्री जी दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी कामना करते हैं। देश का नेतृत्व करते रहें, अनेक सेवा के कार्यक्रम कर रहे हैं। कभी सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी आज पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस और वाम दलों का सफाया करने के बाद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर अकेले ममता बनर्जी के वर्चस्व को चुनौती दे रही है। इतनी बड़ी संख्या में आप सभी बीजेपी को आशीर्वाद देने आए। इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं आप लोगों को अशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया। अशोल परिवर्तन। पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर ही लड़ा था। वो लाख कोशिशों के बावजूद ममता बनर्जी को सत्याच्युत करने में नाकाम रही। पश्चिम बंगाल में 77 सीटें जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। ओडिशा में भी नवीन पटनायक की पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी। उत्तर पूर्व के सभी 7 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। 5 राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हैं, 2 राज्यों में छोटे हिस्सेदार के रूप में सत्ता में है।
दक्षिण भारत बीजेपी का सबसे कमजोर पक्ष है। हालांकि हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 के लिए सत्ता में वापसी का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसके लिए बीजेपी ने दक्षिण भारतीय राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अभी बीजेपी की केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक भी सीट नहीं है। पीएम मोदी 2024 में दक्षिण भारत की तरफ से सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दक्षिण भारतीय राज्यों में पार्टी के विस्तार की अहम जिम्मेदारी सौंपी हुई है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जिस बड़ी सोच के साथ मोदी ने मिशन दक्षिण भारत तैयार किया है, उसे देखते हुए लगता है कि इसमें कामयाबी मिलेगी। हाँ, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। मोदी मित्रों के मित्र हैं, वो दोस्तों के दोस्त कहते हैं। शंकर सिंह वाघेला जो अब इनका कट्टर शत्रु हो गए हैं और कल ही वो तेलंगाना में मिल के आए केसीआर से मोदी के खिलाफ जद्दोजहद चलाने के लिए। वो और मोदी बड़े मित्र थे। मोदी के स्कूटर में शंकर सिंह वाघेला घूमते थे पूरा गुजरात, और सिर्फ 2 विधायक थे इनके, और उस वक्त पूरे गुजरात में घूम के नरेंद्र मोदी ने और शंकर सिंह वाघेला जो बाद में मुख्यमंत्री हुए, इन लोगों ने पार्टी पूरी बनाई वहाँ। तो बड़े, और कैसे बनाई? गांव में चले गए, पेड़ के नीचे सो गए, किसी के दलाल में सो गए, घर से खाना मांग के ले लिया। बड़ा साधारण जीवन, बड़ा कष्ट झेलाने। तो मुझे इसीलिए लगता है कि जो आदमी दुख दर्द से ऊपर आता है उसमें सहानुभूति ज़्यादा होती है। जो आप सीधे हेलीकॉप्टर से, पैराशूट से उतर के राजनीति में सत्ता पा लेता है, उसका क्या मुकाबला करेंगे मोदी से? यही तुलना है कि एक आदमी जो ज़मीन से ऊपर आ गया और अभी भगवान की कृपा है वो अहंकारी नहीं हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी अगुवाई में लगातार केंद्र में भारी बहुमत से सरकार ने वापसी की है। इसके अलावा उनके नाम और चेहरे पर लड़े गए ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। पार्टी का दावा है कि नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से ही बीजेपी अगले 40 से 50 साल तक केंद्र और देश की राज्यों की सत्ता में बनी रहेगी। ये बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके पीछे पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी सोच का बड़ा जादू ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आपने देखा हमारे स्पेशल प्रोग्राम। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ।